अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरितास उद्भिदा। क्या अर्थ हुआ इसका? हर ओर से हमारे पास अच्छे विचार पहुंचते रहें, निराशा रहित नई जानकारियों से लबरेज कल्याणकारी विचार लगातार हमारे पास आते रहें। ये ऋग्वेद के स्वस्ति सूक्त का एक मंत्र है, ऋचा है। स्वस्ति का अर्थ कल्याण। आज 31 दिसंबर है, निराशा से भरे 2020 का आखिरी दिन, नया साल, नए शुरुआत की पूर्व संध्या। इसलिए हमने सोचा आज के एपिसोड की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर की जाए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन दुनियादारी है। विज्ञान के हिसाब से देखें तो साल की शुरुआत और अंत का कोई आधार नहीं, बस इतना सा हिसाब कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं वो सूर्य की एक परिक्रमा में लगभग 365 दिन का समय लेता है। ये एक सनातन खगोलीय प्रक्रिया है, फिर भी हम इस परिक्रमा के इस चक्र को त्योहार की तरह मनाते हैं। मानते हैं कि नया साल 1 जनवरी को शुरू होता है और 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड बाद वो साल खत्म हो जाता है। अमूमन सभी संस्कृतियां नए बरस को नई शुरुआत के तौर पर मानती हैं। हमारी भारतीय गणना में जब वर्ष प्रतिपदा शुरू होता है, चैत्र का पहला दिन, तब भी हम उसे एक नई शुरुआत मानते हैं। नई फसल, नया जीवन, नए ढंग से खिली निखरी धूप। ये शुरुआत अच्छी हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सबकी अलग अलग रवायतें हैं। मसलन स्पेन, वहाँ 1 जनवरी की आधी रात जब घड़ी का घंटा बजता है तो लोग 12 अंगूर खाते हैं ताकि अगले 12 महीने शुभ बीते। कोलंबिया में लोग 31 दिसंबर की रात अपने बिस्तर पर 3 आलू रखते हैं, एक छिला, एक बिना छिला और एक आधा छिला। फिर आधी रात को वो बिना देखे एक आलू पर हाथ रखते हैं। जो भी आलू हाथ लगे मानते हैं कि उसी के हिसाब से बरस बीतेगा। छिला आलू मतलब दिक्कतें, बिना छिला मतलब संपन्नता और आधा छिला मतलब मिला जुला। आलू जैसा भी हो उबाल के काला नमक लगा के खा लो। आगे बढ़ते हैं। समंदर किनारे बसे ब्राजील के लोग नए बरस पर सफ़ेद कपड़े पहनकर समंदर में सफ़ेद फूल डालते हैं ताकि समंदर खुश रहे, शांत रहे। लैटिन अमेरिका में और भी कई जगहों पर 1 जनवरी की आधी रात अनार के दाने खाने का रिवाज है। सब दिन खाइए, खूब इसमें पोषक तत्व होते हैं। डेनमार्क में लोग अपने दरवाजे पर कोई पुरानी प्लेट फोड़ते हैं। रोमानिया में भालू जैसे कपड़े पहनते हैं ताकि बुरी शक्तियां दूर रहें। जापान और साउथ कोरिया में घंटी बजाकर नए साल का स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ तो इस साल खूब थालियां बजी। कुछ जगहों पर नए साल के दिन खाली सूटकेस लेकर सड़क पर चलने की परंपरा है ताकि अगला साल खूब सारा अच्छा रोमांच लेकर आए। भयानक फुर्सत में है। इसी नोट पर हम दुनियादारी के दर्शकों के लिए लाए हैं एक लिस्टिकल मतलब अंकों में बटी हुई कोई सूचना। ऐसी कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और डेवलपमेंट्स जो अगले साल दुनिया पर असर डाल सकते हैं। पहला, कोरोना। नो गेस नो सरप्राइज। 2020 का पूरा साल इसकी भेंट चढ़ा। साल बीतते बीतते वैक्सीन आई, लेकिन तब भी कोरोना खत्म होने में अभी लंबी राह बाकी है। सबसे पहली चुनौती वैक्सीन की पर्याप्त डोज का उत्पादन, सब देशों को उपलब्ध हो सके। ये चुनौती पार हुई तब वैक्सीनेशन का काम पूरा करने में महीनों लगेंगे और अलग अलग वेरिएंट्स का भी चक्कर है। ब्रिटेन का उदाहरण ले लेते हैं। वहाँ लोगों को वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर जीपी यानी जनरल प्रैक्टिशनर्स को सौंपी गई है। जीपी मतलब ऐसे कम्युनिटी डॉक्टर जो छोटी बीमारियों में लोगों का इलाज करते हैं। ब्रिटेन में तकरीबन 61,000 लाइसेंसी जीपी हैं। एक जीपी औसतन 9,000 मरीजों की जिम्मेदारी संभालता है। एक वैक्सीन लगाने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। हर आदमी को वैक्सीन के 2 शॉट दिए जाते हैं। इस हिसाब से अगर हर जीपी बिना छुट्टी लिए हर रोज 8 घंटे की अपनी शिफ्ट पूरी करे, तब भी अपना टारगेट जो वैक्सीनेशन का है उसे पूरा करने में ब्रिटेन को 1 बरस लग जाएगा। और इसे देखते हुए ब्रिटेन हेल्थ केयर से जुड़े और भी लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल करने की बात चल रही है। इसके अलावा आम जनता को वैक्सीन लगाने की ट्रेनिंग देने पर भी विचार हो रहा है ताकि वैक्सीनेशन का काम तेजी से पूरा हो सके। इस एक्सरसाइज से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैक्सीन मिलने में आगे की राह जो है वो कितनी मुश्किल है। दुनिया इस प्रक्रिया में कितनी चुस्ती दिखाती है, ये बात 2021 का सबसे बड़ा हाई पॉइंट होगा। दूसरी चीज़ इस सूची में व्हाइट हाउस। 20 जनवरी 2021 इस रोज अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन अपना कार्यभार संभालेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंसी में होने वाला ये बदलाव पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। चीन, मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, सब पर बाइडेन की पॉलिसी ट्रंप से अलग होने की उम्मीद है। ट्रंप ने जिस ईरान डील को खत्म किया, बाइडेन उसे वापस
जिंदा करने की बात कह चुके हैं। ट्रंप ने अफगानिस्तान से निकलने की जल्दी में जिस तरह तालिबान के साथ समझौता किया, उम्मीद है कि बाइडेन उस पर भी पुनर्विचार करेंगे। इसके अलावा चीन के साथ तनाव घटाने के इच्छुक बाइडेन हांगकांग पर क्या स्टैंड लेंगे? क्या वो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में चीनी दादागिरी को काउंटर करेंगे? क्या चीन द्वारा बढ़ाई गई आक्रामकता के मद्देनजर बाइडेन प्रशासन ताइवान के लिए अपना सपोर्ट बढ़ाएगा? क्या चीन को काउंटर करने के लिए वो भारत जैसे पार्टनर्स के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाएगा? ट्रंप के दौर में यूरोप के साथ भी कमजोर हुए संबंध, उन्हें बाइडेन कैसे रिवाइव करेंगे? WHO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर उनका क्या रुख होगा? ये वो मसले हैं जिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। तीसरी, प्रस्तावित फ्रेंच कानून। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी फ्रांस में है। यहाँ मुस्लिमों से जुड़ी कोई भी घटना पूरे यूरोप के मिजाज पर असर डालती है। 2020 का साल इस लिहाज से काफी संवेदनशील रहा। इस बरस 2015 में शार्ली हेब्दो पर हुए आतंकी हमले का ट्रायल शुरू हुआ। इस मौके पर मैगजीन ने इस्लाम से जुड़े अपने विवादित कार्टून दोबारा छापे। इसके बाद फ्रांस में 3 आतंकवादी घटनाएं हुई। एक टीचर का सर काट दिया गया, चर्च में घुसकर 3 लोगों की जान ले ली गई और सड़क पर भी रैंडम चाकूबाजी हुई। इन घटनाओं के चलते फिर से वेस्ट वर्सेस इस्लाम का माहौल बना। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इन हमलों को इस्लामिक अलगाववाद का नाम दिया। मुस्लिम देशों ने फ्रांस का बायकॉट किया। मैक्रोन इस्लामिक कट्टरपन से निपटने के लिए नए कानून का ड्राफ्ट लाए हैं। जनवरी 2021 में ये बिल फ्रांस की नेशनल असेंबली में पेश होगा। इस प्रस्तावित कानून को लेकर विवाद भी है। कुछ इसे फ्रेंच सेकुलर सिस्टम और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी बता रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि ये इस्लामोफोबिक है। ऐसे में ये कानून किस स्वरूप में पास होता है, किस तरह लागू किया जाता है, मुसलमान इस पर क्या सोचते हैं, इन चीज़ों से न केवल फ्रांस बल्कि पूरी वेस्टर्न दुनिया के साथ इस्लाम के साथ रिश्तों पर असर पड़ेगा। सूची में चौथे नंबर पर रशिया वर्सेस वेस्ट। 2021 में सोवियत संघ के विघटन को 30 साल हो जाएंगे। 1991 में सोवियत संघ के टूटने पर कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, लेकिन पुतिन के 2 दशक लंबे कार्यकाल में कोल्ड वॉर 2.0 का माहौल बना है। रशियन एजेंट्स द्वारा होने वाले केमिकल हमले हों या अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों को मरवाने के लिए मिलिटेंट्स को दी गई खुफिया जानकारी या सुपारी, या फिर वेस्टर्न एजेंसियों पर होने वाले साइबर हमले, विदेशी चुनाव में दखलंदाजी के आरोप भी रूस और वेस्ट के बीच तनाव चरम पर है। इस तनाव के बीच घरेलू फ्रंट पर भी पुतिन घिरे हैं। रूस की इकॉनमी बदहाल है, उनकी अपनी अप्रूवल रेटिंग सबसे लो है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी अलेक्सी नवल्नी पर हुआ हमला हो या इसमें क्रेमलिन की सीधी भूमिका के सबूत, पुतिन की भद्द पिटी है। सितंबर 2020 में रूस के लोकल इलेक्शन हुए थे, जिसमें नवल्नी की पार्टी ने साइबेरिया सिटी काउंसिल की सीटें निकाली। ये जीत इसलिए भी अहम थी क्योंकि अगस्त 2020 में इसी इलाके में प्रचार करते हुए नवल्नी पर जानलेवा हमला हुआ था। 2021 में रशियन पार्लियामेंट के चुनाव हैं। नवल्नी इसमें पुतिन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं अगर पुतिन ने तब तक नवल्नी को चुनाव लड़ने के लायक छोड़ा तो। अगर ऐसा हुआ तो 2036 तक सत्ता में बने रहने का इंतजाम करके भी पुतिन राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होंगे। उनकी घटती राजनीतिक वैधता वेस्ट से उनकी लड़ाई में भी उन्हें कमजोर करेगी। अगला 5वां नंबर है ईरान का राष्ट्रपति चुनाव। जून 2021 में ईरान का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है। मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी 2 कार्यकाल पूरे कर लेंगे। नियम के मुताबिक अब वो फिर से चुनाव नहीं लड़ सकते। रूहानी की नीतियां भले उग्र लगती हों, लेकिन वो ईरान में मॉडरेट ग्रुप का हिस्सा माने जाते हैं। न्यूक्लियर डील के पीछे इसी धड़े का हाथ था। सोचा गया था कि डील होने पर सैंक्शंस हटेंगे, इकॉनमी सुधरेगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। लेकिन ट्रंप ने डील तोड़कर ईरान पर फिर से सैंक्शंस लाद दिए। कोरोना ने उसकी पस्त इकॉनमी को और बदहाल किया। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में कथित तौर पर इजराइल द्वारा किए गए एक के बाद एक हमले, कभी न्यूक्लियर सेंटर पर आगजनी तो कभी चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या, इन सब कारणों से ईरान में मॉडरेट ग्रुप के प्रति नाराजगी है। आशंका है कि 2021 के चुनाव में हार्डलाइनर्स को बढ़त मिल सकती है। एक आशंका यह भी कि शायद अगला राष्ट्रपति सेना का या इस पृष्ठभूमि का हो। इस पद के सबसे संभावित दावेदार हैं ब्रिगेडियर जनरल हुसैन दहगान। वो ईरान के सबसे पावरफुल सैन्य अधिकारी हैं। बाकी के 2 संभावित उम्मीदवार परवेज फतेह और सईद मोहम्मद, ये दोनों भी IRGC यानी कि रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर इससे जुड़े हुए हैं। अगर इनमें से कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो सेना पर जो थोड़ा बहुत अंकुश है वो खत्म हो जाएगा। इस डेवलपमेंट का असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा। IRGC को अमेरिकी आतंकवादी संगठन मानते हैं। इसके कई टॉप कमांडर्स पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में ईरान और अमेरिका के रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। हार्डलाइनर्स को मिली ये राजनीतिक बढ़त ईरान से रिश्ते सुधारने के हिमायती जो बाइडेन के हाथ भी बांध सकती है। सूची में 6वें नंबर पर है हांगकांग का चुनाव। सितंबर 2021 में हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुनाव होना है। ये इलेक्शन सितंबर 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के चलते या इसके बहाने से चीन ने इसकी तारीख 1 साल बढ़ा दी ताकि उसे प्रो डेमोक्रेसी धड़े को कुचलने का और वक्त मिले।
2019 के जिला काउंसिल इलेक्शन में लोकतांत्रिक धड़े को बड़ी बढ़त मिली थी। अगर निष्पक्ष चुनाव होंगे तो अब भी यही धड़ा जीतेगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन दिक्कत यही है, हांगकांग में अब कुछ भी रूल बुक से नहीं हो रहा। चीन ने हांगकांग लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रो डेमोक्रेटिक मेंबर्स का पूरी तरह सफाया कर दिया। अपने मौजूदा स्वरूप में यह संस्था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा चलाने का अड्डा बन गई है। चीन ने ऐसी व्यवस्था की है कि 2021 के चुनाव में प्रो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी चीन पर दबाव बनाकर इस चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित कर सके तभी हांगकांग की उम्मीदें बच सकती हैं। 7वें नंबर पर पेरिस क्लाइमेट डील। क्लाइमेट चेंज किसी एक देश की चिंता नहीं है, पूरी इंसानी बिरादरी का भविष्य जुड़ा है। इसीलिए 2015 में दुनिया के 184 देशों ने इस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ मिलकर एक रणनीति बनाई और इसी को पेरिस क्लाइमेट डील कहा गया। तय हुआ कि सब मिलकर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाएंगे ताकि इस सदी के आखिर तक ग्लोबल तापमान की वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा सके। लेकिन ट्रंप ने इस डील से अमेरिका को अलग कर लिया। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी का इस मसौदे से हटना बड़ा झटका था। इसके अलावा ज्यादातर देशों ने टारगेट पूरे करने में गंभीरता नहीं दिखाई। पर अच्छी खबर यह है कि एक बार फिर इस डील को लेकर बातें हो रही हैं। उम्मीद है 2021 में इस डील पर नए सिरे से काम शुरू होगा। यह था हमारा आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पाकिस्तान से। 30 दिसंबर को यहां भीड़ ने एक हिंदू मंदिर पर हमला किया और उसमें आग लगा दी। यह घटना पेशावर से करीब 100 किलोमीटर दूर कराक नाम के जिले में हुई। दोषियों की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तानी पुलिस बड़े स्तर पर छापेमारी कर रही है। अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कराक जिले के पुलिस प्रमुख हैं इरफानुल्लाह खान। उन्होंने मीडिया को बताया कि पिछले कई साल से इस मंदिर के खिलाफ माहौल बन रहा था। हाल में जब मंदिर का रेनोवेशन शुरू हुआ तो स्थानीय मौलवियों ने इसके खिलाफ जहर उगलना शुरू किया और उनकी ही अगुवाई में भीड़ ने मंदिर पर हमला किया। पाकिस्तानी सरकार ने इस हमले की निंदा की है। धार्मिक मामलों के मंत्री नूरुल हक कादरी ने इसे सामाजिक सद्भाव पर हमला बताया है। दूसरी सुर्खी यमन से है। यहां अदन शहर के एयरपोर्ट पर बड़ा बम धमाका हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए, 50 से ज्यादा घायल हैं। इस ब्लास्ट का संबंध यमन की नई सरकार से है। इस सरकार को सऊदी अरब का समर्थन हासिल है। 30 दिसंबर को इस नई कैबिनेट के मंत्री एक विमान से अदन एयरपोर्ट पर उतरे और इसकी लैंडिंग के ठीक बाद ब्लास्ट हुआ। यमन सरकार इस ब्लास्ट के लिए हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन हूतियों ने इससे इनकार किया है। तीसरी सुर्खी इटली से। यहां 42 साल की रिफ्यूजी रोल मॉडल अगीतू इडिया गुटेटा की हत्या हो गई। उनका रेप करने के बाद हथौड़े से पीटकर उनकी हत्या की गई। अगीतू 2010 में इथियोपिया से भागकर इटली आई थी। यहां उन्होंने एक खाली जमीन पर फार्म खोला, बकरियां पालने लगी। 15 बकरियों से शुरुआत करके उन्होंने एक सफल व्यवसाय खड़ा किया। उनकी कहानी इटालियन समाज में शरणार्थियों के इंटीग्रेशन का प्रतीक बन गई। जब दक्षिणपंथी धड़ा रिफ्यूजियों के खिलाफ जहर उगलता तो लोग अगीतू की मिसाल देते, कहते कि रिफ्यूजी भी इटली को कई सकारात्मक चीजें दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल उनकी कहानी खत्म हो गई एक नकारात्मक मोड़ पर, किसी हत्यारे की सनक के चलते। आज की दुनियादारी में इतना ही। नया साल आपके लिए खुशियां लाए। आप स्वस्थ रहें, खूब प्यार करें, खूब प्यार पाएं। हमारी ये दुनिया पहले से बेहतर हो सबके लिए। हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद है नए बरस में फिर मिलेंगे। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।